नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देश में प्रेजेंट टाइम में 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर। लेकिन दोस्तों इन सभी 5 राज्यों में सबसे ज्यादा अहम रोल जो चुनाव जहां जिस राज्य में होने वाला है वो राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजनीति के गलियारों से लेकर के देश के जो भी सरकार बनती है, जो भी केंद्र सरकार में जो भी स्थिति परिस्थिति होती है, उन सभी में उत्तर प्रदेश का बहुत ही अहम रोल रहता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं कि 2022 का आने वाले चुनाव में कैसे, किस प्रकार से, कौन सी पार्टी किस स्थिति में दिखाई दे रही है और किस पार्टी को किस प्रकार से सीटें मिलने वाली हैं और किस प्रकार से यहाँ का जो माहौल, राजनीतिक माहौल है, वो क्या बयां करता है आगे आने वाले चुनाव में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। तो ये उत्तर प्रदेश का जो चुनाव होने जा रहा है, ये सिर्फ एक महज पार्टी का चुनाव नहीं होने वाला है। यहाँ पे 30 करोड़ जनता का भविष्य भी तय होता है। तो दोस्तों बहुत सारे इसमें मुद्दे होते हैं, बहुत सारी सिचुएशन क्रिएट होती हैं और बहुत सारे यूपी में ड्रामा भी होते हैं कि चुनाव से पहले लेकर के कई सारे पार्टी के नेता दल बदल करते हैं इधर उधर आ जा करके। तो दोस्तों हम सब उन्हीं सब फैक्ट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो टोटल विधानसभा सीटें हैं वो 403 हैं और उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा सीटें हैं वो 80 सीटें हैं। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का चुनाव इस वजह से और अहम चुनाव हो जाता है क्योंकि जो केंद्र सरकार का जो चुनाव होता है, जो प्रधानमंत्री लोकसभा का जो चुनाव होता है, उस चुनाव में जिसने कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश को हासिल कर लिया या जिसने उत्तर प्रदेश से अपनी सरकार बना ली, उसके लिए केंद्र सरकार में सरकार बनाना काफी आसान हो जाता है। तो इसी वजह से दोस्तों बीजेपी सरकार पूरी कोशिश के साथ लगी हुई है, अपनी पूरी कोशिश लगा रही है कि उसको फिर से एक बार यूपी में सरकार बना ले ताकि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में भी वो दोबारा केंद्र सरकार में अपनी सरकार बना पाए। लेकिन वो स्थितियां कहां तक उनके अनुकूल है और कहां तक उनके प्रतिकूल है, हम सब उन्हीं विषय के बारे में आज बात करते हैं। दोस्तों इन चुनाव को इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिया और ये चुनाव 10 फरवरी से स्टार्ट होकर के 7 मार्च तक होने वाले हैं और जिसमें 10 मार्च को वोटिंग की काउंटिंग होने वाली है। तो दोस्तों 10 मार्च को रिजल्ट आ जाएगा कि यूपी इलेक्शन में जो पार्टी की जितने सीटें होंगी उस पार्टी कौन सीएम होने वाला है। तो चलिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं यूपी के कुछ हिस्ट्री के बारे में। यूपी की हिस्ट्री की अगर बात करें दोस्तों तो यूपी में सन 1992 से ही काफी सारी पार्टियां चुनाव लड़ती आ रही हैं, लेकिन मेनली उत्तर प्रदेश में जो पार्टियां अब तक सबसे ज्यादा बार अपनी सरकार बना चुकी है वो है कांग्रेस। और दोस्तों इसमें अगर बात करें कौन कौन सी पार्टियां चुनाव लड़ती आ रही हैं तो उसमें सबसे ज्यादा पार्टियां जो मेनली पार्टियां हैं वो है बीजेपी, बीएसपी, समाजवादी पार्टी, जनता पार्टी, भारतीय क्रांति दल और इसके बाद में जनता पार्टी। दोस्तों ये मेनली 7-8 पार्टियां हैं जो उत्तर प्रदेश में बहुत ही पुराने समय से चुनाव लड़ती आ रही हैं। लेकिन दोस्तों अगर बात करें सन 1993 की, जब मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी से दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे, तब से लगा करके 2017 तक उत्तर प्रदेश में मेनली चुनाव 2 पार्टी के बीच हो गया था, जिसमें एक पार्टी थी बहुजन समाजवादी पार्टी जिसको लीड कर रही है बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी, और दूसरी पार्टी समाजवादी पार्टी जिसको लीड कर रहे थे मुलायम सिंह यादव। इसके बाद में दोस्तों सन 2017 में बीजेपी की सरकार कई साल बाद आई, 16-17 साल के बाद बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में बन पाई। अभी तक टोटल 3 ही मुख्यमंत्री ऐसे हुए जिन्होंने अपना पूर्ण कार्यकाल किया है, मतलब कि अपने 5 साल पूरे उन्होंने सरकार चलाई। इसमें सबसे पहले नाम आता है मायावती जी का, जिन्होंने 2007 से लेकर 2012 तक, इसके बाद में फिर अखिलेश यादव जो 2012 से 2017 तक, इसके बाद 2017 से लेकर 2022 तक योगी आदित्यनाथ जी ने टोटली अपनी पूरे 5 साल को यूपी में सरकार चलाई है। तो अभी तक टोटली 3 ही मुख्यमंत्री ऐसे हुए हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाई है। क्यों? इसके अलावा उत्तर प्रदेश में दोस्तों क्योंकि अभी तक राष्ट्रपति शासन भी लग चुका है। इस वजह से दोस्तों उत्तर प्रदेश का चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं होता है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही बड़ा चुनाव माना जाता है। 2017 में जो चुनाव हुए थे उसमें से बीजेपी गवर्नमेंट ने 403 में से 312 सीटें अपने नाम की थी, जिसको लेकर के उन्होंने पूर्ण बहुमत के साथ उन्होंने अपनी सरकार उत्तर प्रदेश में 2017 में बना ली थी। लेकिन अगर बात करें 2022 की तो 2017 के कंपैरिजन में उत्तर प्रदेश में बीजेपी गवर्नमेंट 2017 जैसा परफॉर्मेंस कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, इसकी स्थिति अभी थोड़ा सा डाउन दिखती हुई नजर आ रही है। दोस्तों 2017 के मुकाबले बीजेपी 2022 में अच्छा प्रदर्शन क्यों नहीं करती दिखाई दे रही है, क्योंकि दोस्तों इसके पीछे के बहुत सारे रीजन है। सबसे पहला और मेन रीजन जो ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो किसान बाहुल्य क्षेत्र है, वहां पे तीनों कृषि कानून की वजह से वहां पे किसानों के अंदर काफी नाराजगी है बीजेपी को लेकर के, और वहां पे जो ज्यादातर जो वोटर्स है वो किसान वोटर है और जाट लैंड वोटर है। तो जाट लैंड वोटर है वो टोटली दोस्तों पिछली बार बीजेपी में गया था ज्यादातर वोटर, वही बीजेपी को प्रॉफिट हुआ था। वहां पे 100 से अधिक सीटों पे चुनाव होता है। तो दोस्तों कहा जा रहा है कि उन जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो सीटें हैं वहां पे बीजेपी को काफी नुकसान देखने को मिल सकता है। और इसके बाद दोस्तों अगर बात करें तो आखिर जनता क्यों बीजेपी गवर्नमेंट से नाराज है उत्तर प्रदेश में, सबसे ज्यादा मेन मुद्दा जो है आम जनता के बीच में, जो गाँव में अगर बात करें तो मुद्दा ये है कि वो गाँव में जो गाय बहुत परेशान करती, काऊ
दोस्तों गायों का मुद्दा गांव में आज भी लोग योगी सरकार को उसका विरोध करते आ रहे हैं, और जो कुछ लोग जो बीजेपी के सपोर्टर भी हैं वो भी इस चीज को मानते हैं कि योगी सरकार में गायों से किसानों का बहुत सारा फसलों का नुकसान हो रहा है। सबसे पहला मेन मुद्दा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की नाराजगी, दूसरा मेन मुद्दा हो गया गायों का मुद्दा, और तीसरा मेन मुद्दा जो है वो युवाओं के अंदर बेरोजगारी के लेकर के समस्या। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या जमीनी स्तर में काफी कुछ बयां करती है, और आज भी उत्तर प्रदेश के जो टीचर की भर्ती देख ली जाए और कई सारी जो भर्तियां आने वाली हैं उन भर्तियों में कई सारी रोक लगी हुई है, और कई सारे प्रदर्शन चलते जा रहे हैं, कई सारे टेस्ट होते आ रहे हैं। इन सब चीजों को लेकर के मद्देनजर रखते हुए उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की मुश्किलें थोड़ा सा बढ़ा सकती है। और अगर दोस्तों दूसरी बात करें तो महंगाई दोस्तों लोगों के बीच में एक बहुत ही बड़ा मुद्दा इस बार क्रिएट हो चुका है, क्योंकि दोस्तों महंगाई को लेकर के लोग पेट्रोल, डीजल, सरसों का तेल और खाने पीने की चीजों को लेकर के काफी कुछ इन लोगों पर निर्भर हो गया है चुनाव ये। और दोस्तों अगर 2017 की बात करें तो बीजेपी 2017 में चुनाव क्यों जीती थी, उसके 3 मेन रीजन थे। पहला रीजन जो था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रमुख चेहरा यूपी में, यानी स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही थे। दूसरा जो मुद्दा था दोस्तों वो था राम मंदिर का, और तीसरा जो मेन मुद्दा था बीजेपी का वो था ओबीसी वोटर्स को अट्रैक्ट करना। इन तीनों मुद्दे की वजह से बीजेपी 2017 में अपनी सरकार बना पाई थी। लेकिन दोस्तों अगर बात करें 2022 की अब, तो दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी का जरूरी नहीं है कि हर स्टेट में उनका ही चेहरा प्रमुख चेहरा माना जाए। अभी आप पश्चिम बंगाल का भी देख सकते हैं, वहां भी प्रधानमंत्री जी ही मेन चेहरा थे बीजेपी के, लेकिन वहां भी बीजेपी को हार मिली। राजस्थान की बात करें तो वहां भी बीजेपी का मेन चेहरा जो थे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही थे, वहां भी बीजेपी को हार मिली। अगर बात करें महाराष्ट्र की तो वहां भी नरेंद्र मोदी ही स्टार प्रचारक थे बीजेपी की, वहां भी बीजेपी को हार मिली। और अगर बात करें छत्तीसगढ़ की तो वहां भी स्टार प्रचारक बीजेपी के नरेंद्र मोदी जी ही थे, फिर भी वहां पे बीजेपी को हार मिली। तो जरूरी नहीं है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में भी अगर नरेंद्र मोदी का चेहरा ही प्रमुख रख दिया जाता है तो चुनाव यहाँ पे बीजेपी जीत सकती है। यहाँ पे नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी जरूरी नहीं है कि काम कर सकती है। यहाँ पे दोस्तों जो चुनाव होने वाला है वो काफी जमीनी स्तर पर चुनाव होने वाला है, और नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी का काफी असर देखने को नहीं मिल सकता है यहाँ पे, क्योंकि आप अगर पिछले 4-5 चुनाव को उठाकर देख लेते हैं तो उन चुनावों में भी बीजेपी को शिकस्त मिली है, जहाँ पे नरेंद्र मोदी का प्रमुख चेहरा था एज ए स्टार प्रचारक। तो दोस्तों अगर 2017 की बात करें तो उसमें से जो ये 3 मुद्दे थे, ये 3 मुद्दे बीजेपी को जीतने में काफी अहम भूमिका निभाए। लेकिन 2022 की बात करें तो राम मंदिर तो बन ही चुका है, और जो राम मंदिर बन गया है तो उसमें भी आज भी अयोध्या की जनता कह रही है और वहां के संत कह रहे हैं कि ये राम मंदिर बीजेपी का बनाया हुआ मंदिर नहीं है, ये राम मंदिर एक ट्रस्ट का बनाया हुआ है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले द्वारा बनाया हुआ मंदिर है। इस वजह से दोस्तों अब बीजेपी के पास जो जाति का धर्म कार्ड खेलने की वो मानसिकता थी, वो मानसिकता अब शायद काम नहीं कर पाएगी। अब बात करें तो ओबीसी वोटर की, तो ओबीसी वोटर को लेकर के बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आ रहे हैं, आप सभी जानते ही होंगे। और दोस्तों अगर बात करें 2022 के चुनाव की, तो 2022 में जो उत्तर प्रदेश का चुनाव होने जा रहा है वो इस बार सीएम योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव होने जा रहा है, जो कि 2017 में सीएम योगी एज ए चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं थे, क्योंकि उस टाइम पे नरेंद्र मोदी और केशव प्रसाद मौर्य जो एक ओबीसी लीडर थे, इनके ऊपर चुनाव उत्तर प्रदेश का लड़ा गया था, जिसमें बीजेपी ने जीत हासिल की थी। लेकिन दोस्तों अगर बात 2022 की हो रही है तो उसमें अब जो बीजेपी का दांव लगा हुआ वो योगी आदित्यनाथ के ऊपर लगा हुआ, और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को अगर जीत हासिल करनी है तो उसके लिए सबसे जो मेन पॉइंट है वो है ओबीसी वोटर्स, क्योंकि उत्तर प्रदेश का ओबीसी जो वोटर है वो टोटली वोटर 40% ओबीसी वोटर है। अगर दोस्तों अब उत्तर प्रदेश में जाति समीकरण की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 80% लोग हिंदू हैं और 20% लोग मुस्लिम हैं, जिसमें से 80 में से 39 से 40% का जो वोट है वो ओबीसी का है। 25 से 27% का जो वोट है वो जनरल कैटेगरी का है, जिसमें से 10% ब्राह्मण और 7% ठाकुर का भी वोट शामिल है। इसके अलावा दोस्तों 19% वोट जो है मुस्लिम का है और 20% जो SC/ST यानी दलित वोट बैंक जो है यूपी में। तो दोस्तों टोटली ये जाति समीकरण यूपी में है, क्योंकि यूपी का चुनाव ऐसा नहीं है कि जाति समीकरण पे आधारित चुनाव नहीं होता है। अगर दोस्तों जाति समीकरण की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी एज अ ओबीसी वोटर्स पार्टी मानी जा रही है, जिसमें से कि यादव का जो टोटली वोट होता है वो समाजवादी पार्टी में जाता हुआ आ रहा है, और जो एक दूसरी कास्ट जिसको बोलते हैं दलित कास्ट SC/ST, वो कास्ट मायावती जी के मतलब वोटर माना जाता है। तो 2017 में जो बीजेपी ने किया था वो नॉन जाटव और नॉन यादव वोटर, यानी जो ओबीसी का नॉन यादव वोट था और टोटल 61% वोट वो बीजेपी में गया था। ओबीसी का वोट जो टोटल 61% वोट था नॉन यादव वो बीजेपी में गया था, वो उसका प्लस पॉइंट था। और जो नॉन जाटव जो दलित में SC में जो नॉन जाटव वोट था वो टोटल बीजेपी में गया था। इस वजह से बीजेपी की सरकार 2017 में बन पाई थी। लेकिन अब स्थिति कुछ और है।
क्योंकि दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो पार्टी होती है उन पार्टियों का मेन फोकस ओबीसी वोटर में होता है, क्योंकि ओबीसी वोटर जिधर हो गया उधर सरकार बन जाती है, ऐसा उत्तर प्रदेश में माना जा रहा है और ऐसा ही होता आया, क्योंकि उत्तर प्रदेश की ज्यादातर जनसंख्या ओबीसी वोटर है, निर्भर है। और उत्तर प्रदेश की जितनी भी पार्टियां हैं वो ओबीसी वोटर्स को हमेशा लुभाने में लगी रहती हैं। तो दोस्तों अगर कहा जाए साफ सीधी बात है तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस बार जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो 2017 के कंपैरिजन में कम सीट लाती दिखाई तो दे रही है, लेकिन कितनी कम सीट ला रही है इसका अनुमान लगा पाना अभी कोई निश्चित नहीं है, क्योंकि दोस्तों ओपिनियन पोल्स भी आते हैं वो भी हमेशा गलत होते आ रहे हैं। बिल्कुल सही नहीं माना जा सकता कि ओपिनियन पोल बिल्कुल सही ही दिखा रहे हैं। तो दोस्तों इसके लिए अभी काफी हमको वेट करना पड़ेगा और रिजल्ट आने के बाद ही काफी तस्वीर सामने आ पाएगी। अब अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी का जो इस बार जमीनी स्तर पर जो चुनाव होने वाला है उनके लिए वो चुनाव 2017 कंपैरिजन में काफी उनको बड़ा दिखाई दे रही है, क्योंकि दोस्तों ऐसा माना जा रहा है कि जो अखिलेश यादव अभी तक सोचते आ रहे थे कि उनको सिर्फ यादव वोट बैंक से उनको सरकार मिल जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है अखिलेश यादव के लिए। तो उन्होंने इस बार अपना जो जाति समीकरण बनाया है, उन्होंने अगल बगल के जो भी क्षेत्रीय दल हैं उनमें से छोटे छोटे नेताओं को, छोटी छोटी पार्टियों को अपने साथ में मर्ज कर लिया है, उनके साथ में अलायंस कर लिया, गठबंधन कर लिया है। इस वजह से अखिलेश यादव की इस बार जो नजर है वो नॉन यादव वोट में है। ओबीसी का जो नॉन यादव वोट बैंक है उसमें अखिलेश यादव की नजर हो गई, चाहे वो पटेल समुदाय के लोग हों, चाहे वो मौर्य समुदाय के लोग हों, चाहे वो सैनी समुदाय के लोग हों, इस तरह के जो ओबीसी में नॉन यादव वोटर्स है उनके ऊपर अखिलेश यादव ने इस बार पकड़ बनाना शुरू कर दिया है। तो इस वजह से माना जा रहा है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को 2017 कंपैरिजन में काफी बड़ा दिखाई दे रही है, क्योंकि दोस्तों उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को माना जा रहा है कि जो भी मुस्लिम वोट था वो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को मिलता आ रहा है। तो अभी हाल फिलहाल आप सभी ने देखा ही होगा कि उत्तर प्रदेश में 16-17 जो बीजेपी के नेता थे वो पार्टी छोड़कर बीजेपी की समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किए, और समाजवादी पार्टी को जो ज्वाइन किए वो बीजेपी के जो नेता थे वो एक ओबीसी वोट बैंक को काफी बड़ा मार्जिन को जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं और काफी मदद कर सकते हैं समाजवादी पार्टी के लिए। तो इस वजह से दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग होगा देखना कि उत्तर प्रदेश में इस बार का चुनाव कहां से कहां तक किस मोड़ में कैसे आता है। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसा ही काफी ड्रामा होता रहता है कि किस पार्टी से कौन सा नेता आ रहा है, कभी समाजवादी से बीएसपी में, कभी बीएसपी से बीजेपी में, बीजेपी से समाजवादी में। तो ऐसे दोस्तों ये जो एक गेम है, ये पॉलिटिकल गेम है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है और लोगों को काफी कुछ इस ऊपर निर्भर करता है। लेकिन दोस्तों अगर बात करें समाजवादी पार्टी की बढ़त को लेकर ही, तो सिर्फ समाजवादी की पार्टी को बढ़त ही नहीं मिल रही है, बल्कि समाजवादी पार्टी को दोस्तों एक समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है। वो समस्या यह है कि समाजवादी पार्टी में इस 2022 के चुनाव को लेकर के इतनी नेताओं की भीड़ आ गई है, इतने सारे उम्मीदवार तैयार हो गए समाजवादी पार्टी में, हर कोई टिकट लेना चाहता है समाजवादी पार्टी से। तो दोस्तों इसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ सकता है अत्यधिक नेता होने के कारण, क्योंकि दोस्तों किसी भी विधानसभा में समाजवादी पार्टी से कम 5 से 6 उम्मीदवार हैं, और 5 से 6 उम्मीदवार में टिकट तो सिर्फ एक कैंडिडेट को मिलेगा। बाकी जो 4 और 5 उम्मीदवार है वो तो हो सकता है कि समाजवादी पार्टी के विरोध में भी आ सकते हैं, क्योंकि उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। तो एक समाजवादी पार्टी के लिए माइनस पॉइंट है, तो इसका काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है समाजवादी पार्टी। तो इसको दोस्तों हम लोग आगे चल के देखेंगे कि इसका रिजल्ट क्या होता है। तो दोस्तों अब अगर बात की जाए बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी की, तो दोस्तों बहुजन समाजवादी पार्टी के लिए सन 2012 और 2017 का साल कुछ खास तो नहीं रहा, लेकिन दोस्तों बीएसपी एक ऐसी पार्टी है जो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी के बाद अगर उत्तर प्रदेश में कोई बड़ी पार्टी है तो वो है बीएसपी पार्टी, क्योंकि बीएसपी पार्टी जो देश भर में चुनाव लड़ती है दोस्तों। तो दोस्तों बीएसपी ही एक ऐसी पार्टी जिसने उत्तर प्रदेश में पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई थी 2007 में। तो उत्तर प्रदेश में 2022 को चुनाव को लेकर के अगर बीएसपी को छोटी पार्टी कह के अगर नकार दिया जाता है तो ये बहुत ही बड़ी एक गलतफहमी होगी दोस्तों लोगों के लिए। बीएसपी का जो टोटल वोट है वो 20% जो दलित वोट माना जा रहा है वो दोस्तों वो वोट एक साइलेंट वोटर है बीएसपी के लिए। और इसमें से मायावती जी को अगर साइड कर दी जाए कि मायावती जी इस गेम में है ही नहीं, 2022 के चुनाव में है ही नहीं, तो ये दूसरी पार्टियों के लिए हो सकता है कि इनको खामियाजा भुगतना पड़े। क्योंकि दोस्तों ऐसा नहीं है कि मायावती जी हाथ में हाथ धर के बैठी हैं, वो भी पार्टी की रणनीतियां बना रही हैं और पार्टी के बारे में काफी कार्य भी कर रही हैं। तो दोस्तों इसके लिए काफी इंटरेस्टिंग होगा देखना, और इस बार हो सकता है कि 2022 में मायावती जी का जो वोट बैंक है वो इस बार 2017 कंपैरिजन में वोट शेयर बढ़ेगा, क्योंकि दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो दलित वोट है 20% वो बीएसपी को मिलता आ रहा है, और जो उत्तर प्रदेश का 20% मुस्लिम वोट बैंक है उसमें से भी बीएसपी को काफी हद तक कुछ वोट मुस्लिम का मिलता आ रहा है। और इस बार प्लस पॉइंट ये है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से इस बार उत्तर प्रदेश के जो ब्राह्मण 10% वोट है
वो उत्तर प्रदेश में इस बार योगी सरकार से काफी कुछ ब्राह्मण नाराज हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस बार बहुत सारे ब्राह्मणों की हत्याएं हुई हैं। इसको लेकर ब्राह्मणों के मन में एक आक्रोश है बीजेपी गवर्नमेंट के लिए। तो उसका जो प्लस पॉइंट है वो हो सकता है कि बीएसपी पार्टी को मिल सकता है दोस्तों, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। क्योंकि दोस्तों उत्तर प्रदेश में बीएसपी पार्टी ने ब्राह्मणों को लेकर के बहुत सारे प्रबुद्ध सम्मेलन, बहुत सारे ब्राह्मणों को लेकर के सभाएं की हैं और ब्राह्मणों को अपनी तरफ लुभाने की बहुत सारी कोशिश की है इस पार्टी ने। तो माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी पार्टी एक बहुत ही एक्स फैक्टर पार्टी साबित होने वाली है। और अगर दोस्तों बात करें कांग्रेस की, तो दोस्तों कांग्रेस उत्तर प्रदेश में ऐसी पार्टी है जो उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि देश में सबसे बड़ी पार्टी है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने सबसे ज्यादा बार अपनी सरकार बनाई है, लेकिन दोस्तों धीरे धीरे कांग्रेस की जो स्थितियां थी, वो उनका राजनीतिक सफर था इस पार्टी का, वो धीरे धीरे विलुप्त होता नजर आ रहा था। लेकिन दोस्तों इस बार 2022 में प्रियंका गांधी के आने से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का जो वोट शेयर है उसमें भी थोड़ी सी बढ़त देखने को मिल सकती है, क्योंकि प्रियंका गांधी के बहुत सारे जो मुद्दे हैं वो महिलाओं को लेकर के मुद्दे हैं और उत्तर प्रदेश में महिलाओं का वोट शेयर भी काफी ज्यादा वोट शेयर है। तो दोस्तों इस बार का चुनाव जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग चुनाव होने वाला है उत्तर प्रदेश का। आखिर अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में इस बार का जो चुनाव है वो धर्मवाद और जातिवाद पे होता कम दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोस्तों आदमी ज्यादातर महंगाई से बहुत जनता यहाँ की परेशान हो गई है और महंगाई मुद्दा यहाँ पे बहुत मेन बड़ा मुद्दा हो चुका है। और दूसरी बात ये है कि गांव में किसानों का जो मुद्दा है, गायों की जो समस्याएं हैं, जो किसानों की जो उनकी आय दोगुनी की जो समस्या है, ये सब मुद्दे दोस्तों गाँव में किसानों के अंदर चल रहे हैं। तो इन सब चीजों के बीच में उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाला है। तो ऐसा नहीं कहा सकता है कि बीजेपी सिर्फ अपना धर्म कार्ड खेल सकती, जाति कार्ड खेल करके इस बार चुनाव जीत पाएगी। इसके लिए काफी मुश्किलें आसान नहीं बीजेपी के लिए। हो सकता है कि बीजेपी को इस बार चुनाव में काफी नुकसान भी झेलना पड़े चुनाव में, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि बीजेपी को ज्यादा ही नुकसान हो जाएगा इस चुनाव में। तो देखना बहरहाल कितना इंपॉर्टेंट होगा सभी के लिए। और अगर दोस्तों बात करें सीएम की, तो उत्तर प्रदेश का सीएम कौन होने वाला है, तो इसकी कोई अभी से अनुमान नहीं लगा सकता है, ना ही मैं कोई अंतर्यामी हूँ। तो दोस्तों कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बता दे कि उत्तर प्रदेश का सीएम कौन होने वाला है, क्योंकि ये दोस्तों चुनाव है, दिन और रात तुरंत पलट जाता है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं चुनाव राजनीति में, कभी इस पार्टी के नेता, कभी कुछ माहौल चेंज होता है, कभी कुछ होता है। तो जब तक 10 मार्च को रिजल्ट नहीं आ जाता, जब तक किसी को नहीं कोई भविष्यवाणी की जा सकती है कि भाई कौन चुनाव का कौन मुख्यमंत्री होने वाला उत्तर प्रदेश का। लेकिन अगर बात करें थोड़ा सा भी अगर अनुमान लगाया जाए, तो दोस्तों जो अनुमान ये है कि उत्तर प्रदेश में हो सकता है कि इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार किसी पार्टी की ना बने, क्योंकि दोस्तों उत्तर प्रदेश में बीजेपी गवर्नमेंट का 2017 के मुकाबले वोट शेयर कम होने वाला है और जो सीटें हैं वो कम होने वाली हैं, और समाजवादी पार्टी का 2017 के मुकाबले में थोड़ी सी सीटें जो है वो बढ़ने वाली हैं। तो हो सकता है कि दोस्तों, लेकिन बीएसपी वोट बैंक भी दोस्तों साइलेंट वोट बैंक माना जा रहा है और बीएसपी कोई छोटी पार्टी नहीं है, वो कभी भी वापसी कर सकती है। और दोस्तों देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा कि इस बार का चुनाव कहां से किस तरफ मोड़ ले रहा है। दोस्तों मेरा मानना यही है कि अगर आप किसी भी पार्टी को वोट करते हैं तो आप जातिगढ़, समीकरण, ध्रुवीकरण ये सब देख के आप चीजों को वोट ना करें। आप ये देखें कि कौन सी पार्टी किस विचारधारा की आपको किस तरह से रोजगार दे सकती है, किस तरह से आपको जो रोजमर्रा की चीजें उनको उपलब्ध करा सकती है, आपकी जो जरूरतें पूरी कर सकती है, और जो आपके दैनिक जीवन पर जिनका असर पड़ता है वो उन मुद्दे पे वो पार्टी बात करती हो, तो उन चीजों पे आप वोट करें। किसी भी जातिगत, धर्मवाद, किसी भी इन सब चीजों पे आप वोट देके अपना 5 साल ना खराब करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो भी चुनाव होता है, आप लोग प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज कोई अपने आपसी संबंध ना खराब करें, क्योंकि ये चुनाव होते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। आप लोग अपने अपने करीबी रिश्तेदार, दोस्तों के साथ में ज्यादा बहस करके और उनसे अपने पारस्परिक संबंध को खराब ना करें। ओके चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो बनाता रहता हूं, जो देश की राजनीति, सोशल इशू, पॉलिटिकल इशू और जो एजुकेशन पे होते हैं, बेस्ड होते हैं, मैं उन सब चीज़ों पे टाइम पे वीडियो लेकर मैं आता रहता हूँ और आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उन सब वीडियो को देख भी सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।